गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू सक्सेस कोचिंग सेंटर बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। जैसा कि हमने कल बात किया था कि हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को छोटे छोटे लेक्चर्स में कवर करेंगे, जिससे आपकी चीज़ें रिवीजन में आ जाएंगी। ठीक है, जो चीज़ें भूल चुके हैं उसको हम लोग याद कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने आज पहला टॉपिक रखा हुआ है स्टामेंस। ठीक है, ये जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है उसमें स्टामेंस एक काफ़ी अच्छी भूमिका निभाता है और इससे कई सारे प्रश्न भी बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि इससे पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने फ्लावर का स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो आप लोग यूट्यूब पे जाकर के उस लेक्चर को देख लीजिए। आपका फ्लावर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं स्टामेंस की। तो जो स्टामेंस होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये जो स्टामेंस होता है, सबसे पहले बात करते हैं कि जो स्टामेंस होता है वो थर्ड पार्ट होता है। ठीक है, वो थर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, ये पुष्प का तीसरा भाग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिएगा जो स्टामेंस है वो एक की संख्या में नहीं होता। ठीक है, स्टामेंस जो स्टामेंस है वो एक की संख्या में नहीं होता है। यहाँ पर कई सारे स्टामेंस हो सकते हैं। सभी स्टामेंस को सम्मिलित रूप से हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम। इसे हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम। हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं पुमंग। ठीक है, इसे हम लोग हिंदी में पुमंग बोलते हैं। अब ये जो पुमंग है इसे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नर जनन अंग कहते हैं इसे हम लोग। ठीक है, ये पौधे का नर जनन अंग होता है। अब अगर हम लोग बात करें एक स्टामेंस की कि आखिर एक स्टामेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेंस की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेंस की बात करते हैं तो जो एक स्टामेंस है, एक परिपक्व पुंकेसर में मुख्यतः दो भाग हो सकते हैं। देखिए, ठीक है, मैंने कहा मुख्यतः दो भाग हो सकते हैं एक स्टामेंस में। ठीक है, तो एक स्टामेंस में मुख्यतः दो भाग हो सकते हैं। ठीक है, मैं इसका डायग्राम भी बनाऊंगा तो आपको पता चलेगा। नंबर 1 पर होता है ऊपर की ओर, जिसे हम लोग बोलते हैं एंथर। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं एंथर और दूसरा जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। उसे हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। तो प्रश्न उठता है कि एंथर क्या है और फिलामेंट क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब आपको बुक में लिखा मिलेगा, एनसीईआरटी वाली किताब में लिखा हुआ है कि ये जो स्टामेंस है उसमें 3 भाग होते हैं। मैंने कहा मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, लेकिन 3 भाग भी हो सकते हैं। किस कंडीशन पे 3 भाग होंगे वो अभी हम बात करते हैं। ठीक है, तो एंथर क्या है देखें, यहाँ पे पहचानने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल ये एक पुंकेसर है, पुंकेसर के बाद ये इसके ऊपर एक डिब्बे जैसी रचना लगी हुई है। ठीक है, एक डिब्बे जैसी रचना लगी हुई है। इसी रचना को याद रखिएगा, इस रचना को, ये जो ऊपर डिब्बे जैसी रचना है, बॉक्स जैसी रचना है, इसी को हम लोग बोलते हैं एंथर। इसी को हम लोग बोलते हैं एंथर या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं परागकोश। ठीक है, अब नीचे की ओर देखेंगे तो ये एक लंबी धागे जैसी रचना है, फाइबर जैसी रचना है, इसी को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट बोलते हैं। इसे हिंदी में पुतंतु कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखें, ये जो मैंने पुंकेसर बना रखा है इसमें 3 भाग आपको मिलेंगे। ठीक है, नंबर 1 पर आपको मिल जाएगा एंथर, नंबर 2 पर मिल जाएगा आपको फिलामेंट, और भी एक टिश्यू यहाँ पे मिल जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव। जिसे हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव, हिंदी में बोलते हैं संयोजी। अब संयोजी का क्या मतलब होता है, आप सभी लोग जानते हैं। कनेक्टिव का मतलब होता है, संयोजी का मतलब होता है जोड़ने वाले। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये जो स्टामेंस मैंने बना रखा है, या फिर यहाँ जो मैंने एंथर बना रखा है वो 2 पिंडों का बना हुआ है। ध्यान से देखेंगे, एक ये वाला पिंड है और एक ये वाला पिंड है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब 2 पिंड होंगे तो इन दोनों को आपस में जोड़ने की जरूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो जोड़ने के लिए टिश्यू का डेवलपमेंट होता है वो होता है कनेक्टिव टिश्यू, और इस भाग को हम लोग बोल देते हैं कनेक्टिव या फिर संयोजी। लेकिन याद रखिएगा, जब परागकोश केवल एक पिंड का बना होगा, गुड़हल भिंडी कपास। ठीक है, गुड़हल भिंडी कपास,
मालवेसी फैमिली है, उसमें आप लोग जाकर के पुंकेसर को देखेंगे तो वहां पर आपको केवल एक पिंड का बना हुआ परागकोश दिखाई देगा। तो ऐसी कंडीशन में वहां पे संयोजी नहीं होता है, ठीक है। तो मुख्यतः दो भाग हो सकते हैं इसमें, स्टामेन्स में। कौन कौन से? एंथर और दूसरा फिलामेंट, ठीक है। अगर परागकोश द्विपिंडीय अवस्था में है अर्थात डाइथिकस एंथर है तो वहां पर क्या होगा? कनेक्टिव का डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर मोनोथिकस एंथर है, एक पिंडीय परागकोश है, तो वहां पर कनेक्टिव डेवलप नहीं होता है क्योंकि वहां पे किसी भी परागकोश के पिंडों को जोड़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, इतनी बातें, ठीक है। तो हमने बात कर लिया कि जो पुंकेसर होता है उसका क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे एंथर के बारे में। एंथर हिंदी में सबको पता है क्या बोलते हैं? परागकोश। ये देखिए, मैं एक परागकोश बना रहा हूं, ठीक है। मैं एक परागकोश बना देता हूं फटाफट। ये फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक परागकोश है, ठीक है। अभी इस परागकोश को जब हम कट करेंगे, ठीक है, जब हम कट करेंगे तो हमको क्या स्ट्रक्चर दिखाई देगा? याद रखिए, ये जो स्ट्रक्चर है मैंने इसको ऐसे कट किया है, ठीक है। ऐसे कट करने के बाद ट्रांसवर्स सेक्शन इसे बोलेंगे, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन इसको मैंने ऐसे कट कर दिया। कट करने के बाद मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे दिखा रहा हूँ तो आपको स्ट्रक्चर जो है एकदम क्लियर दिखाई देगा। तो जब आप लोग एक पुंकेसर के परागकोश को काटेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? एक चतुर्भुजी या फिर एक चौकोनी रचना दिखाई देगी, ठीक है। एक चार कोनों की बनी हुई रचना दिखाई देगी और इसी रचना को हम लोग क्या कहते हैं आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो एक डेवलप एंथर का होगा, एक विकसित परागकोश का होगा। इस तरीके से आपको एक परागकोश को काटने पर चार कोने दिखाई देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, चार कोने चार पिंड तभी दिखाई देंगे जब परागकोश द्विपिंडीय अवस्था में होगा, डाइथिकस होगा, ओके। अब यहाँ पे देखें, प्रत्येक कोने पर एक एक थैली जैसी रचना दिखाई देती है। प्रत्येक कोने पर एक एक थैली जैसी रचना दिखाई देती है। इसी थैली जैसी रचना को हम लोग बोलते हैं परागधानी, ठीक है। इसी थैली जैसे रचना को हम लोग बोलते हैं परागधानी। अंग्रेजी में बोलते हैं इसे पोलन सैक। याद रखिएगा, परागधानी को लघु बीजाणुधानी भी बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। लघु बीजाणुधानी या इसे परागधानी भी कहते हैं। याद रखिएगा, द्विपिंडीय परागकोश में चार लघु बीजाणुधानी और एक पिंडीय परागकोश में दो लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग और एक चीज देखते हैं। ये जो परागधानी है, इसके अंदर क्या क्या होता है? तो इसके अंदर दो पदार्थ होते हैं, ठीक है। मतलब परागधानी, एक विकसित परागधानी में दो चीजें पाई जाती हैं। एक तो परागधानी की बाउंड्री हो जाएगी, एक परागधानी की बाउंड्री जिसे हम लोग परागधानी भित्ति के नाम से जानते हैं, ठीक है। परागधानी भित्ति के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेन में आगे बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हो गया, मैंने कहा कि दो चीजें होंगी। सबसे बाहर की ओर क्या होगा? परागधानी की भित्ति होगी, ठीक है। पोलन सैक वाल होगी, परागधानी की भित्ति होगी और अंदर की ओर एक टिश्यू होगा, एक विशेष तरीके का ऊतक होगा जिसे हम लोग बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, बीजाणुजन ऊतक, ठीक है। तो इस तरीके से एक परागधानी में इतनी सारी चीजें हो जाती हैं। आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग अगले लेक्चर में लघु बीजाणुधानी या परागधानी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय।